सो नमस्कारम। टुडे वी आर डिस्कसिंग सेक्शन 7(1)(a। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया? सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 हो गया हमारा। सबसेक्शन 1 में 4 क्लॉजेस थे। क्लॉज नंबर ए, क्लॉज नंबर डबल ए, क्लॉज नंबर बी एंड क्लॉज नंबर सी। और क्लॉज नंबर सी जो था उसमें शेड्यूल 1 था। शेड्यूल 1 में 4 पैरा थे। शेड्यूल 1 में कितने पैरा थे? 4 पैरा थे। याद आ रहा है आपको? क्या पैरा थे? परी करके नाम याद रखा था हमने। तो पी का स्पेस स्टैंड्स फॉर परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, जिसके ऊपर आपने क्या लिया था? आईटीसी। ठीक है ना। ए क्या था? एजेंट टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू एजेंट। जहां पे क्या होता है? इनवॉइस कौन इश्यू करता है? एजेंट। एजेंट अपने खुद के नाम पे इनवॉइस इश्यू करता है, तभी वो डीम सप्लाई माना जाएगा। देन ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पार्टीज मतलब रिलेटिव्स। रिलेटिव का डेफिनेशन देखा हमने कल। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करना वगैरह। 25% से ज्यादा अगर आपका एक दूसरे में स्टेक होता है, पार्टनर होते हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होते हो। ठीक है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन भी दिया है एक 50,000 रुपए का, कि अप टू 50,000 गिफ्ट देगी अगर कंपनी, तो जेन्युइन माना जाता है। 50,000 से ज्यादा देते हो तो जेन्युइन नहीं मानते हम। फिर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन देखा। एचओ टू ब्रांच, ब्रांच टू एचओ। इस देश से उस देश में, उस देश से इस देश में, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम एंटिटी है, उनको डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाता है। और लास्ट वाला क्या था? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस 7(1)(b) में भी है और 7(1)(c) में भी है। मेन फर्क क्या है? 7(1)(b) कहाँ पे आता है? जब क्या होता है? कंसिडरेशन होता है। और 7(1)(c) विदाउट कंसिडरेशन होता है। लेकिन 7(1)(c) में आने के लिए 2 और एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। वो बिजनेस का भी होना चाहिए और रिलेटेड पार्टी से भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये ऐसी कुछ हमने बातें की थी। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 7(1)(a। ठीक है ना। ये सब सेक्शन है, ये क्लॉज नहीं है। 1A, 1A को ही हम क्या बोलते हैं? ये सब सेक्शन है। 1A इटसेल्फ इज अ सब सेक्शन। आपको इसको ऐसे नहीं पढ़ना है, मैंने पहले ही बता दिया था। ये 7(1)(a जो है, यहाँ पे क्या है? सब सेक्शन 1 है और उसका क्लॉज ए होता है। तो दिस इज डिफरेंट। वो हमारा पहले ही हो चुका है। वी आर टॉकिंग अबाउट 7(1)(a एज अ सेक्शन इटसेल्फ। ठीक है ना। इस सेक्शन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सप्लाई क्या होता है वो सेक्शन 7(1) ने पहले ही इस्टेब्लिश कर दिया है अभी तक। मेरी बात समझो आप। क्या सप्लाई होता है? व्हाट इज सप्लाई? ये आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज सप्लाई इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड, कि बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एवरीथिंग इज एस्टैब्लिश। सप्लाई क्या होता है वो क्लियर है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि सप्लाई किस चीज का हुआ है। सप्लाई किस चीज का होता है? वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, सोग है, और सप्लाई ऑफ सर्विस, सोर्स है। अब सोग है कि सोर्स है, ये कंफ्यूजन होगा तो ये सेक्शन लगेगा, नहीं तो ये सेक्शन का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। जैसे आप दुकान में गए, आपने स्टेशनरी परचेस की, तो क्या है ये? गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स है। आप साड़ी की दुकान में गए, अब हम लोग स्टेशनरी परचेस हम लोग कैसे करते हैं? जाते हैं, उठाते, सामान ले लेते। लेकिन आप लड़की लोग जब साड़ी की दुकान में जाते हो, तो आपको एक साड़ी खरीदनी होती है। आप कितनी देखते हो? 100 देखते हो। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है? उसने आपको क्या दिया? नहीं, दोनों नहीं दिया, खाली गुड्स दिया। अगर आप 100 साड़ी देख के अगर दुकान से बाहर चले जाओगे, नहीं नहीं, तो सर्विस नहीं है ना, कंसिडरेशन का है। पैसे मांगेगा क्या वो आपसे? नहीं। तो वो साड़ी दिखाने का पैसा है ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। आपसे वो पैसे कब लेगा? साड़ी सेल करेगा। साड़ी सेल करेगा, तो जब साड़ी सेल होगा तो ये लेगा। मतलब मेन कंसिडरेशन किसका लिया उसने? गुड्स का लिया। तो उसको क्या बोलोगे आप? सप्लाई ऑफ गुड्स। सो गए वो। सर ये डिवीजन करना ही क्यों है? ये डिवीजन ऐसा स्प्लिट करना ही क्यों है? तो सेक्शन 9 तक आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जीएसटी के सेक्शन 9 तक कोई इश्यू नहीं है। मतलब गुड्स हो या सर्विस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ही चलता है। 9 से थोड़ा 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 फर्क पड़ना चालू हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 10 ऑनवर्ड्स, सेक्शन 10 ऑनवर्ड्स बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप सप्लाई ऑफ गुड्स इंडस्ट्री में हो या सप्लाई ऑफ सर्विस इंडस्ट्री में हो। मेन तो जो प्रैक्टिकल काम करते हैं उनको पता है, ये गुड्स बोले तो बिल पे आपको एचएसएम कोड डालना पड़ता है, और सर्विस बोलोगे तो एसएससी कोड डालना पड़ता है, सर्विस अकाउंट कोड होता है। ठीक है ना। तो गेम वहीं से चालू हो जाता है। अब उसके टाइम ऑफ सप्लाई के नियम अलग है, इनवॉइस इशू करने के नियम है। सप्लाई बोलो, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलोगे तो ईवे बिल नहीं बनेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे तो ईवे बिल बनेगा। ठीक है ना।
प्रोविजन ऑफ सप्लाई करके या प्लेस ऑफ सप्लाई करके कुछ रूल्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो आगे के लॉ में गुड्स और सर्विस का डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको आगे का लॉ अच्छे से नहीं समझेगा। तो सेक्शन 7(1)(a) का रोल क्या है पता है? जहां पे कंफ्यूजन है, जैसे मैं आपको अभी एजुकेशन दे रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग एक्चुअली, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन मैं बोलता मेरे लेक्चर जो है ना वो 2000 के, लेकिन आपको अगर मेरे लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे ना तो मेरा एक 500 रुपए का बुक भी परचेस करना पड़ेगा। तो दोनों नहीं, मेन क्या है इसमें? सर्विस। मेन सप्लाई ऑफ सर्विस है। बुक का आपको क्या जरूरत है ना? बुक की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लेक्चर नहीं बैठना है तो वो बुक आपके लिए यूजलेस है। नोट्स का क्या ही करोगे आप अगर आपको लेक्चर ही अटेंड नहीं करना है? तो सब्सटेंस क्या है? मैकेनिक, कार मैकेनिक है। कार मैकेनिक आपका क्या करता है? गाड़ी सर्विस करता है तो कुछ नट बोल्ट वगैरह वायर बियर अगर छोटा मोटा बहुत बढ़िया अमाउंट मतलब बैटरी चेंज किया ऐसा सब नहीं बात करना, छोटा मोटा कुछ वो यूज करता है। जैसे आप सलून में भी जाते हो तो सलून वाला भी आपके ऊपर कुछ गुड्स यूज करता है। सलून वाला किस में आता है? आपके कौन सी इंडस्ट्री में आता है? सलून या ब्यूटी पार्लर? सर्विस इंडस्ट्री। लेकिन वो कुछ ना कुछ गुड्स यूज करते हैं ना। जैसे ब्लेड यूज करेगा अगर शेविंग कर रहा है तो, क्रीम यूज करेगा ना, पाउडर यूज करेगा, कुछ तो गुड्स यूज करेगा ना आपको सर्विस देने के टाइम पे। वैक्स यूज करेगा अगर आप हो तो, थ्रेड यूज करेगा, जो भी है। तो गुड्स भी तो यूज होते हैं। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे? सर्विस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मेन क्या है उसमें? सर्विस है। तो जहां पे कंफ्यूजन था ही नहीं वहां पे सेक्शन 7(1)(a) लगता ही नहीं। देयर आर इंडस्ट्रीज और देयर आर सिचुएशन जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अभी अपना चल रहा है गोवा में जाने का। गोवा में लोकल में घूमने के लिए आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप क्या करोगे? गोवा में क्या मिलती है? रेंट बाइक की सर्विस मिलती है। ठीक है ना? तो आप दुकान में जाके क्या करते हो? कुछ डिपॉजिट मनी रखते हो और उनकी बाइक ले लेते हो। बाइक अपने आप में क्या है? गुड्स है। तो आप दुकान से क्या लेकर आए? पिकअप। दुकान से क्या लेकर आए? गुड्स लेकर आए ना। बिजनेस टीम में से किसी को भेज देना। आपको मिला क्या वहां से? गुड्स। लेकिन वो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे कि सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों? लेकर तो गुड्स आए हो ना आप दुकान से, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करे थ्रू द गुड्स। लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है। यस। अच्छा, बाइक की दुकान में जाके बाइक लेकर आए, अब क्या है? गुड्स है। क्यों? क्योंकि अब हमारी है ना, हमने वही खरीदने के लिए गए थे। तो क्या फर्क कर रहा है आपको? दोनों दोनों जगह पे आप बाइक ही लेकर आए। आप समझ रहे हो ना? गोवा में गए पैसे दिए बाइक लेकर आए, इधर शोरूम में गए पैसे दिए। हाँ, अमाउंट एक तो ज्यादा होगी ऑब्वियसली, वहां पे अमाउंट 1000 रुपया होगी एक दिन की, यहाँ पे 1 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। लेकिन वहां पे आपको बाइक रिटर्न लेके जानी है, इधर बाइक रिटर्न देने की जरूरत नहीं है आपकी है। तो क्या फर्क पड़ रहा है? टेम्पररी नेचर है ये। एक टेम्परेरी नेचर और गुड्स ट्रांसफर हुआ है। समझ में आ रहा है ना? पोजीशन आपके पास है, चाबी आपके पास है, आप गाड़ी चला रहे हो दोनों केस में। तो पोजीशन के ऊपर तो बोल नहीं सकते, पोजीशन दोनों में है। क्या ट्रांसफर नहीं हुआ? ओनरशिप। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल का मतलब, टाइटल टाइटल मतलब मेरे नाम पे गाड़ी है कि नहीं है। क्या उसने गाड़ी आपके नाम पे की? नहीं की गोवा में। तो यहाँ पे क्या बोला गया? ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल। ये क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ सर्विस। ये क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग टाइटल। ये क्या है? गुड्स है कि सर्विस है? सर्विस। सर्विस है, लेकिन दिया गुड्स है आपको। समझ में आ रहा है? और ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद टाइटल, गुड्स। गुड्स है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? बहुत ही सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अब एक ट्रांजैक्शन होता है हायर परचेस का। सुना है आपने कभी हायर परचेस का ट्रांजैक्शन? यस। सुना है? हायर परचेस क्या होता है, किसी को पता है? नहीं पता? हायर परचेस करके एक ट्रांजैक्शन होता है, एचपी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जो बहुत महंगी महंगी कार्स है जैसे मर्सिडीज वगैरह है, लोगों के पास वो कार एक टाइम पे पैसे देके खरीदने के उतने पैसे कभी कभी नहीं होते समटाइम। वैसे तो शौक की चीज है तो ऑब्वियसली रिच लोग ही लेते हैं, जहाँ पे पैसे मतलब उनको टेंशन आता है कितने पैसे का क्या करें। बट समटाइम इट इज पॉसिबल कि आप एक बिजनेसमैन हो तो मर्सिडीज वाले क्या करेंगे?
मर्सिडीज रिटर्न ले लेंगे। गाड़ी रिटर्न ले लेंगे ना मेरी वो, उतना उनके हाथ में पावर होना चाहिए। अब तो उन्होंने मुझको डे वन पे पोजीशन दिया होगा क्या, जिस दिन मैं गया दुकान से 20 लाख रुपया देके मैं गाड़ी लेके निकला, पोजीशन तो मेरे पास आ ही गया। यस, ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि 20-20 लाख रुपया दो फिर 5 साल के बाद गाड़ी लेके जाना। गाड़ी तो अभी लेके जाओ, पैसे कब देना, इन 5 years टाइम पीरियड। 5 साल में इंस्टॉलमेंट में दे देना। और अगर नहीं दिए तो कार्ड रिटर्न हम आपकी गाड़ी आपकी जान तो नहीं ले सकते, पहले रिक्वेस्ट करेंगे, लेटर भेजेंगे, कुछ पेनाल्टी लगा लेंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं दी तो फिर हमको गाड़ी उठा के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा मेन एसेट है। अब टाइटल ट्रांसफर हुआ क्या, मतलब हायर परचेस का ट्रांजैक्शन जब पहले दिन पे हुआ तो आज क्या हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस। हमने रूल क्या बनाया था, अगर टाइटल ट्रांसफर होता है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, टाइटल ट्रांसफर नहीं होता तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। हायर परचेस में क्या हो रहा है, गुड्स तो जा रहा है लेकिन ओनरशिप नहीं जा रही। ओनरशिप कब जाएगी, जब 5 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी तब जाएगी। तो आज क्या हुआ इस साल में, ईयर 1 में क्या हुआ, फिर इसको क्या बोलना चाहिए, सर्विस ट्रांसफर हुआ है। सर्विस बोलेंगे कि गुड्स बोलेंगे, कंफ्यूजन है कि नहीं। यस, देखो ऐसा कंफ्यूजन होता है। फिर भी आपका क्या मन कर रहा है, गुड्स बोलोगे कि सर्विस बोलोगे, लीगल में सोचो, रियल में सोचो, रियल में क्या हुआ है, रियल में तो गुड्स ही गया ना, गाड़ी गाड़ी बेची है ना, सर्विस कौन सी दी, गाड़ी बेची है, भाड़े पे तो मैंने क्या दिया है, यस, रियल में तो गुड्स ही दिया है, खाली ओनरशिप नहीं दी गई है। दे देंगे। मुझे बताओ अगर 100 गाड़ियां बेचते रहेंगे तो उसमें से कितने लोग डिफॉल्ट करते रहेंगे मर्सिडीज लेवल पे, 1 और 2, मतलब 98% लोग या मेजोरिटी लोग टाइटल लेके भी जाते रहेंगे, 5 साल में पैसा देके टाइटल, मतलब टाइटल ट्रांसफर होगा, ये पक्का है, आज नहीं होगा, 5 साल के टाइटल ट्रांसफर होगा। तो आज उसको क्या मान लो, सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो। ऐसा कौन सा सेक्शन बोलता है, 7(1)(a). ऑब्वियसली डिस्प्यूटेबल है, डिस्प्यूटेबल था करके तो सेक्शन आया, नहीं तो सेक्शन आता ही नहीं। समझा मैंने क्या बोला। ऐसे इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए। पुराने लॉ में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो वो बात हमने की थी, एक एग्जांपल में, तो रेस्टोरेंट वाला आपको पनीर टिक्का मसाला दे रहा है, तो एग्जैक्टली क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है कि सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे खाने के लिए गए थे। सप्लाई ऑफ गुड्स है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री फिर आप बता रहे हो गुड्स इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कौन से कैटेगरी में फॉल होती है, सर्विस, सर्विस की। क्यों, क्योंकि पनीर टिक्का मसाला आपको 200 रुपए वाला भी मिलता है मार्केट में और 2000 रुपए वाला भी मिलता है, पनीर तो वही है, मसाला भी वही है, तो क्या चेंज होता है, वहां का एम्बियंस, कौन से डिश में वो सर्व करते हैं, कैसे करते हैं, वहां पे आजू बाजू में जो लोग आए वो ट्रक वाले ड्राइवर है कि बहुत ही बड़े सोफिस्टिकेटेड क्लास के लोग आते हैं, मतलब सर्विस के हिसाब से वो रेट चेंज होता है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को कोई भी गुड्स इंडस्ट्री करके नहीं बोलता, वैसे है तो दोनों। तो जो पुराना लॉ था, जब जीएसटी नहीं था, 2017 तक का लॉ जो था, उसमें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर वैट भी लगता था, क्योंकि गुड्स भी जा रहा है तो आपको वैट, मतलब स्टेट वैट में रजिस्टर्ड करना पड़ता था सेल ऑफ गुड्स में। और सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस भी है तो सर्विस टैक्स भी लगता था, मतलब रेस्टोरेंट वाले को 2 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे। देखो, खाली गुड्स बेचने वाले को खाली वैट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था उस जमाने में, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह लोगों को खाली सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो तो आपको दोनों रजिस्ट्रेशन लेने पड़ते थे। तो प्रॉब्लम ना, 2 रजिस्ट्रेशन, मतलब धंधा एक ही है मेरा, बिल एक ही बार मैंने पनीर टिक्का दिया, लेकिन उसमें 2 टैक्स लगाने मेरे को बिल में, अभी वैट भी लगाना है और सर्विस टैक्स भी लगाना है। तो पुराने लॉ में कितना मुझे प्रॉब्लम हुआ करता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सेक्शन आया 7(1)(a), और इसने बोला कि देखो भैया, इसको आप सर्विस मान लो। वैसे तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी होगा इसमें, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, क्या मानना पड़ेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस मानना पड़ेगा। ये क्लियर है, आगे चलूं। अब आपने किसी को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब हम कैसे करते कंस्ट्रक्शन,
हमारा अपना साइट कैसा, गुरुकुल का बिल्डिंग कैसे बन रहा है, हम जाते हैं दुकान में और हम स्टील लेकर आते हैं, ये क्या है, क्या है, मैं गया दुकान में गर्म करके धोना, फिर क्या मतलब है, ऐसे ही देखे, कॉमन सेंस। हाँ, स्टील हम लोग लेने गए, हम दुकान से स्टील लेकर आए, कौन सा ट्रांजैक्शन है, सोक की सोच, सोग है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है ना। मैं सीमेंट लेकर आया, क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये समझ में आ रहा है आपको। फिर मैं आया लेबर के पास गया, इंजीनियर के पास गया, इंजीनियर को बोला साहब आज 5 लेबर लगेंगे यहाँ पे, आज कंस्ट्रक्शन का काम है, गवंडी काम है, कड़िया का काम है, बिल्डिंग बना, वॉल बनानी है, सब मटेरियल लाके रखा हुआ है, मटेरियल वहीं पे है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो मुझे कौन सा बिल देगा, सप्लाई ऑफ गुड्स का कि सप्लाई ऑफ सर्विस का। तो ये क्लैरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसमें 7(1)(a) का कोई रोल नहीं है। अब 7(1)(a) का रोल कब आएगा, समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा हिंट आ रहा है आपको। अब आप कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हो, इंजीनियर को बुलाते हो, साहब मेरे को ना मगजमारी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मेरे को बिल्डिंग बना के चाहिए, आप जानो मटेरियल कौन सा लाना है, सीमेंट को मतलब जानो, मतलब आप लिख के दो मुझको कि स्टील कौन से ब्रांड का लेंगे, सीमेंट कौन से ब्रांड का लेंगे ना, सारी क्वालिटी कंट्रोल भी तो होना चाहिए, आप सब लिख के दे दो, लेकिन मैं दुकान से कुछ नहीं लाऊंगा, लाना आपको ये, करना आपको ये। अब बताओ, अब वो जो इंजीनियर मेरे को या कॉन्ट्रैक्टर मेरे को बिल करेगा, खाली लेबर का करेगा कि मटेरियल का भी करेगा, दोनों का करेगा, क्योंकि दोनों लाएगा मार्केट से, दोनों खर्चा करेगा, और दोनों पे अपनी मार्जिन जोड़ के मुझको चार्ज करेगा। तो अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो मुझे दे रहा है वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, दोनों है। लेकिन मैं दोनों बोल नहीं सकता, क्योंकि दोनों बोलूंगा तो मेरा लॉ, आगे का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता ना, क्योंकि आगे जो लॉ है वो गुड्स का अलग लॉ है और सर्विस का अलग है। आप दोनों बोलोगे तो HSN लगाओगे कि SSA लगाओगे कोड में, वहां से ही प्रॉब्लम चालू हो जाती है, बिल ही नहीं इशू कर सकते। मेन क्या है कंस्ट्रक्शन में, मेन क्या है मुझे बताओ, मटेरियल मेन है कि लेबर मेन है, क्या लगता है आपको। नहीं, दोनों में, अरे दोनों में से मेन कौन सा है, आप पनीर टिक्का मसाला में सर्विस मेन है कि पनीर मेन है, तो बोले दोनों मेन है, लेकिन फिर उन्होंने बोला ना कि इसको क्या मानो, सर्विस। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्विस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो, सोचने जैसा है ना, कभी सोचा नहीं ना आपने, ये सब भी होता है लॉ में, इसलिए तो तुमको सुबह सुबह उठा के यहाँ पे लाया जा रहा है कि आज सोचो क्या इंपॉर्टेंट है। मटेरियल तो तुम भी ला सकते हो ना रे, बांधेगा कौन हो। मुझे बताओ, मुंबई में फ्लैट का प्राइस अलग है, यहाँ पे फ्लैट का प्राइस अलग है। 2 BHK रूम बनाने के लिए सब जगह पे स्टील उतना ही लगता होगा ना, सीमेंट उतना ही लगता होगा ना, फिर प्राइस अलग क्यों है। एक तो डिमांड सप्लाई थे, लेकिन फिर भी एक, अभी लोधा की बिल्डिंग बोलेंगे तो अलग, LNT का बिल्डिंग बोलेंगे तो अलग, और तुम्हारा लोकल गणेश बिल्डर ने बनाया हुआ बिल्डिंग अलग, क्या फर्क पड़ रहा है उनमें। मटेरियल तो वही लगा होगा, ईटा वही है, सीमेंट वही है, स्टील वही है, लेकिन बिल्डर के नाम से प्रॉपर्टी का रेट चेंज हो जाता है, क्यों, क्वालिटी, सर्विस, कमिटमेंट। LNT बोले तो वो बिल्डिंग 100-150 साल तक किधर नहीं जा रही है, ट्रस्ट। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज सर्विस इंडस्ट्री, इज नॉट अ गुड्स इंडस्ट्री। किसने बोला, मैं थोड़ी ना, क्या अरे मेरा नहीं सुनने का, किसने बोला, अरे कौन से सेक्शन ने, 7(1)(a) ने बोला, मैंने नहीं बोला। मैं भी आपके जैसा ही कंफ्यूज था ना, जैसे आप कंफ्यूज हो कि मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है, सर्विस भी, सोच बोलो की सोच, जहां कंफ्यूजन है वहीं पे, यहाँ पे तुम लोग नहीं थे तो इनको मैंने एक बात बताई कि गुड्स अगर ट्रांसफर होता है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स विद टाइटल बोला जाता है, तो वो क्या है, सो गए। जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, गाड़ी का एग्जांपल, 4 व्हीलर का एग्जांपल लो, आप दुकान में जाते हो और 4 व्हीलर लेकर आते हो, तो क्या है, सप्लाई ऑफ। भले वो लेने से पहले आपको बहुत ज्यादा सर्विस देते हैं, 4 गाड़ी दिखाएंगे, टेस्ट ड्राइव करवाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, बहुत सारा करेंगे, लेकिन मेन चीज क्या है, अपने पैसे किसके दिए, गाड़ी के दिए, तो वो तो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स विद टाइटल, पोजीशन भी आया, ओनरशिप भी आया। फिर मैंने बोला गोवा चले गए और गोवा में इन्होंने गाड़ी भाड़े पे ली, तो ली तो गाड़ी है ना, दोनों दोनों सिचुएशन में आप दुकान से क्या लेके निकले, गाड़ी निकले निकले।
तो लेकिन गोवा में जो गाड़ी लेके निकले वहां पे सोग लगेगा कि सोर्स लगेगा? क्यों? नहीं, क्या नहीं हुआ? ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट टाइटल, विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल, टाइटल ट्रांसफर नहीं किया। तो मैंने फिर हायर परचेस का पूछा, आप मर्सिडीज बेंज लेने जाते हो, 1 करोड़ की गाड़ी है, आपके पास पैसे नहीं है, लोन भी नहीं लेना है, तो मर्सिडीज वाले ही बोलते हैं कि 20-20 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट में दे देना। तो टाइटल कब ट्रांसफर होगा? 5 साल के बाद। तो आज टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी आपको दे दी। तो आज इसको क्या बोलूं? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल। टुडे इट इज लाइक दैट। टाइटल कब ट्रांसफर होगा? 5 साल के बाद, जब 5वीं इंस्टॉलमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी फुल पेमेंट होने के बाद। तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ गुड्स बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ सर्विस बोलेंगे? सो मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर होगा, डाउट नहीं है उसमें। कब होगा? खाली फ्यूचर डेट में होगा। एग्जांपल हायर परचेस होता है, इंस्टॉलमेंट सेल होता है, ठीक है। तो ये ऐसी बातें यहाँ पे करनी है हमको। अब कपड़ा लेके टेलर के पास चले गए, कपड़ा लिया आपने, मार्केट में गए, शर्ट पीस वगैरह लेते ना, शर्ट पीस, पैंट पीस लिया आपने, या कुर्ता का पीस लिया और चले गए टेलर के पास। टेलर को आपने कपड़ा दिया, अब टेलर उसका कुर्ता बनाएगा, शर्ट बनाएगा, पैंट बनाएगा, सूट बनाएगा, और रिटर्न आपको थैली में क्या देगा? आपका गुड्स देगा। तो टेलर जो आपको दे रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? समझ में आ रहा है? एक्शन समझ में आ रहा है ना? वो ऐसा कपड़ा उठा के देगा ना आपको, मैडम ये आपका कपड़ा है, तो ये क्या है? क्यों? और अगर आप रेमंड में चले गए या कोई भी एरो के शोरूम में चले गए और वहां से आपने रेडीमेड शर्ट लिया, तो दोनों जगह पे आपको शर्ट ही मिला, कुर्ता ही मिला, प्रोडक्ट तो वही है। तो क्या फर्क पड़ा? आप क्या चेंज, डिफरेंस क्या है दोनों में? दुकान से गुड्स शर्ट लेने में और टेलर से सिलवा के लेने में क्या फर्क है? टेलर जो काम कर रहा है ना, वो जो मटेरियल है वो उसकी ओनरशिप का नहीं है। वेयर एज दुकान वाले ने जो शर्ट दिया, वो जो कपड़ा था वो उसकी मालकी का था, उसको कितने बटन लगाने वो उसने सोचा है, दुकान वाले ने सोचा, मतलब ब्रांड ने सोचा है कि ये जो शर्ट ऐसे बनेगा, ऐसे इसके ऊपर लाइनिंग आएंगे, ऐसे चेक्स आएंगे, इस कलर के बटन लगेंगे, इतना कॉलर होगा, एक ही पॉकेट रखेंगे कि नहीं रखेंगे, लेंथ कितना होगा, हाफ फुल स्लीव्स होगा कि हाफ स्लीव्स होगा, ये सब किसने सोचा है? पहले ही ब्रांड ने खुद ही सोचा है, बना के, मतलब उसके 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 ओनरशिप का था करके सोचा है। टेलर भैया ऐसे कर सकते हैं क्या? तुमने फुल स्लीव बोला, उसने हाफ बना दिया। हाँ, तुमने वो शर्ट बोला था, उसने ब्लाउज बना दिया। ऐसा चलेगा क्या? नहीं, उसके उसके ओनरशिप नहीं है। तुम जैसे बोलोगे वैसे उसको काम करना पड़ेगा, मतलब वो तुम्हारा सुन सुन के काम करेगा, तुम्हारे कमांड पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये जो गुड्स है ये उसका नहीं है। इसको जॉब वर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो जॉब वर्क करने वाले जो लोग हैं ना, खाली वही नहीं, कार मैकेनिक के पास भी आप जाते हो, कार देते हो, कार उसकी है क्या? नहीं, आप बोलो पेंट वगैरह करा के देनी है, मुझको रिटर्न देनी है, तो वो क्या कर रहा है ना? रिपेयर इंडस्ट्री, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मैं जाऊंगा सर्विस स्टेशन में दूंगा, वो लोग रिपेयर लगाए करेंगे और मुझको रिटर्न देंगे, वो गुड्स ही होगा, लेकिन क्या उनकी ओनरशिप है इसके ऊपर? तो उन्होंने क्या किया? जॉब वर्क किया। तुमने गोल्ड का बिस्किट लेकर गए सोनार के पास और बोला इसका मेरे को अच्छा ज्वेलरी बना के दो, तो उसने जो दिया वो बैंगल था, नेकलेस था, जो भी था, चेन था आपका। अब बताइए उसने क्या दिया आपको? सर्विस दी कि गुड्स दिया? क्यों? जॉब वर्क कर रहे हो लोग। क्या कर रहे हो? जॉब वर्क कर रहे हैं। जॉब वर्क कर मतलब ये होता है कि उनको किसी ने जॉब दिया है, उतना ही करना है उनको, और जैसे बोला है वैसे करना है। तो भले वो गुड्स के ऊपर करते रहे, मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर करते रहे, फिर भी उसको क्या बोलेंगे हम? सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं है? किसी ने आपको ये किया, जमीन बेची,
जमीन, लैंड। लैंड बेचना क्या है, समझते हो ना? आपने किसी का 2 गुंठा 5 गुंठा जमीन खरीदा 50 लाख के लिए, 50 लाख के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? गुड्स का डेफिनेशन तो पढ़ा था हमने सेक्शन 2 क्लॉज 52 में, कि जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है वही गुड्स होती है। जमीन कहां से मूवेबल होगी? तो बोलो, ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये ना गुड्स है ना सर्विस है, तो जमीन के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं। तो वो भी एक पॉइंट है, लेकिन वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में पढ़ना है। कहां पे पढ़ना है? 7 सबसेक्शन 2 में पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं अभी कुछ बताने का ट्राई कर रहा हूं। तो जमीन के ऊपर घर बना के बेचा, जमीन के ऊपर क्या कंस्ट्रक्ट किया और बेचा। रेडीमेड घर है, बंगले वगैरह बनाए हैं, या आप रहे सेकेंड हैंड घर है, लोग 5 साल से उस घर में रहते थे, अभी वो घर बेचा, तो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? घर मूवेबल है क्या? उठा के लेके जा सकते हो किधर? But first you need to unlock your device. बताइए, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो जमीन बेचना भी, जमीन के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। इमोबल प्रॉपर्टी मतलब घर बेचने के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन मुझे आगे का जो बताना है वो समझने का ट्राई करो। ये जमीन है, इसके ऊपर बिल्डिंग का काम अभी चालू हुआ नहीं है, और आपने 13th फ्लोर पे रूम बुक किया। एडवांस में बुकिंग होता है ना, कि प्रोजेक्ट आने वाला है, बैनर लगा है बाहर, बैनर पे बिल्डिंग दिख रही है आपको, लेकिन एक्चुअल में भी बिल्डिंग बनी नहीं है। अब बिल्डर के पास बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे कहां से आते हैं? जो भी फ्यूचर में वो बिल्डिंग का फ्लैट जो भी खरीदने वाले लोग होते हैं, बिल्डर क्या करता है, उनसे एडवांस लेते रहता है। तो 13 फ्लोर पे आपने एक रूम बुक किया आपके लिए, अभी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शायद फर्स्ट फ्लोर पे ही चल रहा है, मतलब आपने ऐसी चीज खरीदी जो अभी तक एग्जिस्टेंस में भी नहीं है। हो सकता है ना, ऐसे ही होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। अब बिल्डर क्या करेगा? अब बिल्डर तुम्हारे ऊपर जीएसटी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बताओ ये, क्या अब ये सेल ऑफ गुड्स है या सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है? हाउस प्रॉपर्टी है भी क्या वहां पे? नहीं। अब बिल्डर ने तुमको प्रॉपर्टी दे दी जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब 13th फ्लोर पे जो तुमने फ्लैट बुक किया उसका ओनर कौन? आप ना, बिल्डर की आप लोग। अभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ओनर कौन? आप लोग, ठीक है ना? तो बिल्डर तुमको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। समझ में आ रहा है? बिल्डर क्या दे रहा है? वैसे बिल्डर दोनों देगा, सीमेंट भी लगाएगा, स्टील भी लगाएगा, ईटा भी लगाएगा, गुड्स भी लगाएगा। लेकिन हमने पहली बात क्या करके रखा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहां पे आती है? सर्विस में आती है। तो अभी आपको रियल एस्टेट को लेके एक बात एकदम क्लियर अपने माइंड में रखनी है, रियल एस्टेट को लेके, कि रियल एस्टेट के ऊपर कभी कभी जीएसटी लगता है, कभी कभी नहीं लगता। रियल एस्टेट मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, तो याद रखना है कब लगता है कब नहीं लगता। कब लगता है? कब लगेगा जीएसटी? जब प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन में होगी। क्या लॉजिक है? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बिल्डर खुद के हिसाब से नहीं बनाता, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेल हो चुकी है, तो वो कस्टमर के हिसाब से बनाएगा। मतलब उसका ओनर कस्टमर है, मतलब बिल्डर कौन बन गया? सर्विस प्रोवाइडर। बिल्डर सेलर नहीं है अभी यहाँ पे, बिल्डर आपका, बिल्डर मालिक नहीं है, मालिक आप हो, वो अभी सर्विस प्रोवाइडर बन गया। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन अगर बिल्डर ने बिल्डिंग रेडीमेड की है, बना के रखी है, सब रेडी है, लॉक ओपन करोगे घर दिखता है, अगर ऐसा सेल होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर सेल होगा, तो नाइदर सेल ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब याद क्या रखना है? प्री कंस्ट्रक्शन एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन, बिफोर कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन। बिफोर कंप्लीशन अगर सेल किया तो जीएसटी लगेगा, आफ्टर कंप्लीशन किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसा समझ में आ रहा है आपको? ऐसे कुछ कंफ्यूजन्स को ये सेक्शन जो है वो क्लैरिटी देता है। तो सबसे पहला जो मैंने पढ़ाया, देखो फटाफट फटाफट अभी ध्यान दो, अभी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना?
बोलता है सप्लाई ऑफ टाइटल इन गुड्स, टाइटल दे दिया, ओनरशिप दे दी, तो क्या है? बोलो सो गए कि सोस है, तुमको इतना ही बोलना है, सो गए। सप्लाई ऑफ गुड्स है। एग्जांपल दिया शिवाजी ने क्या किया, रेडीमेड गारमेंट बेच दिए कस्टमर को, दुकान में गया 100 साड़ी दिखाई लेकिन एक बेच दी, तो वैसे तो सर्विस भी दे रहा है और गुड्स भी दे रहा है, लेकिन मेनली आपने पैसे किसके दिए? साड़ी दिखाने के पैसे नहीं दिए, साड़ी खरीदने के पैसे दिए, तो सोग हो गया, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, मतलब गुड्स तो दिया आपको, पोजीशन दे दिया, लेकिन टाइटल नहीं दिया, मालकी हक नहीं दिया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है ना। देखो एग्जांपल देखो, जीनियस इक्विपमेंट लिमिटेड गिव्स मशीनरी ऑन रेंट टू द सोहाशी मैन्युफैक्चर, रेंट पे दिया, तो आप तो लेकर तो मशीनरी आओगे। अब हमारे साइड पे जेसीबी पड़ा हुआ है, हमारा थोड़ी ना क्या है, जेसीबी वाला हमको क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, ठीक है ना। Any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that the property in goods shall pass at a future date, मतलब अभी प्रॉपर्टी अभी नहीं ट्रांसफर हुआ है, हायर परचेज, ओनरशिप ट्रांसफर होगी लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में, ठीक है ना। तो ध्रुव कैपिटल सप्लाई गुड्स ऑन हायर परचेज, ऑप्टिमा मैन्युफैक्चर सप्लाई टॉयज ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सेल ऑन रिटर्न बेसिस मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, मतलब दुकान से जब आप गुड्स लेकर गए तो सेल नहीं हुआ था, वो बोला पहले घर लेके जाओ, यूज करो, अच्छा लगा तो 2 दिन के बाद आके बता देना कि अच्छा लगा तो रख देना, अच्छा नहीं लगा तो 2 दिन के बाद रिटर्न दे देना। तो आज जो उसने किया वो विदाउट सप्लाई, टाइटल नहीं दिया आपको, पोजीशन दे दिया, लेकिन आगे जाके इसका तो सप्लाई होने ही वाला है। दुकानदार क्या कॉन्फिडेंस पैसा देता रहेगा? अगर 100 गुड्स में से 80 गुड्स अगर रिटर्न है तो स्कीम बंद कर देगा। उसको पता है कि 100 के 100 जब गुड्स लेके जाता है ऐसा कोई रिटर्न बेसिस पे हार्डली 1 या 2 रिटर्न आता है, बाकी 98% लोग तो गुड्स रख ही लेते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अगर ऐसे कुछ एग्जांपल होंगे तो सेल तो हुआ ही है ना, भले खाली टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। आगे चलते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। ओहो, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में याद रखो, आपको भाड़े पे दिया है, लीज, टेनेंसी। अभी हम अमोल साहब की जो बिल्डिंग है यूज करते हैं, 3 फ्लोर यूज करते हैं, ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सर्विस है ना, क्योंकि हमने लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है ना। हाँ, तो वो तो चलता ही है। तो एनी लीजिंग, लेटिंग और बिल्डिंग वगैरह जो भी रहने दो, कमर्शियल रहने दो, रेसिडेंशियल कोई भी रहने दो ना, बिल्डिंग अभी कमर्शियल होगा भाड़े पे तभी भी सर्विस ही है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग होगी तभी भी रेंट ही है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही दोनों भी। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ये भैया ये टेलर वाले भैया आ गए या सोनार आ गए, ज्वेलरी आपने दी वो ट्रीटमेंट करके आपको रिटर्न देंगे, मतलब जॉब वर्क हो गया ये। जॉब वर्क में आपको गुड्स ही मिलेंगे रिटर्न में, आपने कपड़ा दिया वो शर्ट बना के देगा, वो है तो गुड्स ही, लेकिन क्या वो उसके ओनरशिप का था? नहीं, वो एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन्स गुड, मतलब टेलर के एंगल से सोचो, वो जो काम कर रहा है उसको पता है कि ये मेरा कपड़ा नहीं है, तो किसी और की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो उसको पता है कि वो जॉब वर्क बेसिस पे काम कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, बिजनेस का असेट बेच दिया, आपको याद है ना, मैंने असेट मेरे नाम पे लिया, आपको दे दिया, क्या है? टाइटल दे दिया ना मैंने, टाइटल दे दिया, विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन, टाइटल दे दिया, तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। अब इसमें मैंने आपको बताया था ये डिस्पोज ऑफ ना, परमानेंट डिस्पोज ऑफ, सुना है ना आपने, ये सब मेरे से सुना था आपने, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने किसी अपने एक फ्रेंड को मेरा लैपटॉप दे दिया, मेरे नाम पे खरीदा और मैंने अपने एक फ्रेंड को दे दिया, आज इनकम टैक्स का जीएसटी का इनका रेड हो गया मेरे यहाँ पे, कि आपको आपके पास कुछ ज्यादा ही इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो उनको समझ गया कि ये क्या कर रहा है, अपने नाम पे गुड्स ले रहा है और किसी और लोगों को दे रहा है। अब जीएसटी ने रेड किया और बोला जो जो तुमने लैपटॉप लिए थे अपने नाम पे वो सारे के सारे हमको अभी के अभी देखने हैं। अब पकड़ लीजिए हमने 50 लैपटॉप लिए थे, 40 मिल गए इधर ऑफिस में, 10 इधर मिल नहीं रहे, क्योंकि आपको पता है 10 किसके पास है? अपने दोस्तों यारों के पास है, हमारे नाम पे लेके हमने उनको दे दिए थे, लेकिन किधर एंट्री, किधर कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कैसे रिकॉर्ड देने का रिकॉर्ड तो रखेंगे नहीं, इतने तो गधे नहीं है कोई। तो डिपार्टमेंट बोलेगा ओके 10 लैपटॉप जो इन्होंने अपने फ्रेंड्स को दिए है, एक काम करो, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट डाल लो, सोक बता दो और 10 के ऊपर टैक्स लगा दो। मैं बोला सुनो सुनो, हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो, किसने बोला परमानेंटली दिया? अरे कुछ काम था, लेकर गए, कॉलेज विलेज का कुछ प्रोजेक्ट था, 2 दिन का टाइम दो, कल के कल मंगाता हूं। परमानेंट ट्रांसफर नहीं है, टेम्पररी ट्रांसफर है। और सेक्शन 7(1)(c) में क्या लिखा है? परमानेंट ट्रांसफर लिखा गया है, मतलब वो जो डीमिंग फिक्शन का जो लॉ है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब गुड्स
परमानेंटली ट्रांसफर होता है। ऐसा लोग भाग सकते थे ना इस लॉ में से। इन्होंने बोला सुनो, अगर परमानेंटली ट्रांसफर किया होगा ना तो सो गए, और टेम्पररी ट्रांसफर किया होगा ना तो सोस है। परमानेंटली ट्रांसफर किया होगा तो सो गए, और टेम्पररी ट्रांसफर अगर किया होगा तो सोस है, मतलब टैक्स तो लगेगा। ठीक है ना। कितने दिन के लिए किया, फिर कितने दिन से आपके पास नहीं है ये असेट, तो मैं बोलूंगा 1 साल से नहीं है, तो 1 साल का लैपटॉप का भाड़ा कितना होता है, समझ में आ रहा है। 1 साल अगर आप रेंट पे देते तो कितना होता है, उतना फिर टैक्स लगेगा आपके ऊपर। ऑब्वियसली ये सब पकड़ना वगैरह, मतलब उनको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें बाहर आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। लेकिन उन्होंने लॉ बना के रखा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने, पर्सन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वुडन फर्नीचर टेक्स 1 चेयर मैन्युफैक्चर्ड बाय हिम फॉर हिज हाउस, तो इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोला उन्होंने। क्यों, यूज के लिए लेकर गया है ना, टाइटल नहीं लिया अपने नाम पे, टाइटल अभी भी कंपनी के नाम पे ही है, घर पे लेकर गया है बस। और जैसे डिपार्टमेंट का रेट वो बोलता है सर खाली 2 दिन के लिए लेकर गया था, लाता हूँ, तो गवर्नमेंट बोलेगा फिर नहीं, जितना दिन आप लेकर गए हो ना प्रूव करो पहले, तो कितना दिन लेकर गए, और जितनी भी दिन लेकर गए उतने दिन का क्या मान लो, सर्विस मान लो। समझ में आ रहा है। आप बोलोगे नहीं परमानेंटली लेकर गया, जैसे एसी कोई टेम्पररी नहीं लेके जाता, ऐसा कैसे बोलोगे एसी 2 दिन के लिए लेकर गया हो, एसी तो तुमने उधर दीवार में होल करके उधर फिट किया होगा ना, टेबल चेयर लैपटॉप समझ में आता है। अरे जो चीज परमानेंटली फिक्स हो जाती है दीवार पे, उसमें तो आप नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं सर 2 ही दिन के लिए लेकर गया था, कल लेकर आता हूं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो जहां पे परमानेंट ट्रांसफर है वहां पे सो गए, जहां पे परमानेंट ट्रांसफर नहीं है वो सोर्स है। समझ में आया। डिपार्टमेंट टैक्स लेके रहेगा। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट कैरिड ऑन द बिजनेस सप्लाइड टू हिम इन द कोर्स ऑफ, हाँ ठीक है। आप ये क्या है, अभी अरुण एक ट्रेडर है, बिजनेस को वाइंड अप कर रहा है। कुछ कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं, देखो एक नया झोल तुमको बताता हूँ, बहुत सारे झोल है जीएसटी में। तुमने जीएसटी दुकान चालू किया, स्टेशनरी विशनरी का दुकान चालू किया, बहुत सारे गुड्स परचेस किए, बहुत सारे, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के गुड्स परचेस किए, ठीक है ना। स्टॉक बना के रखा, सबका आईटीसी ले लिया, ठीक है। जब तक आईटीसी था तब तक आप जीएसटी में रहे, सेल करते रहे, कभी ना कभी तो आईटीसी खत्म हो जाएगा और स्टॉक बच जाएगा, ठीक है ना। जब वो दिन आ गया जब आईटीसी आपका खत्म हो गया और अभी भी दुकान में बहुत सारा स्टॉक बचा हुआ है, आप चले गए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने। क्यों रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, क्योंकि इसके आगे अभी जीएसटी नहीं लगेगा ना। जीएसटी कब लगता है, जब आप रजिस्टर हो। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने 1 करोड़ के गुड्स लिए एग्जाम्पल के लिए, 60 लाख के गुड्स, उसमें के 60 लाख के गुड्स 1 करोड़ 20 लाख को बेचे या 1 करोड़ को बेचे, प्रॉफिट वगैरह ऐड करके, जितना क्रेडिट था पूरा क्रेडिट खा गया, और अभी भी 40-50 लाख के गुड्स मेरे दुकान में है। लेकिन कल से अगर मैं बेचूंगा तो मुझे एक्चुअल में जीएसटी डिपार्टमेंट को भरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास आईटीसी नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं बिजनेस ही बंद कर दूं, मतलब जीएसटी से रजिस्ट्रेशन क्या कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो कल से मुझे रजिस्ट्रेशन, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो मुझे जीएसटी तो लगाना नहीं, मैं अनरजिस्टर्ड हो गया। तो इसके बाद जो भी मेरे दुकान में माल खरीदने आएगा मैं उससे खाली बेसिक प्राइस ही लूंगा, उसके ऊपर जीएसटी लूंगा ही नहीं। कितना अच्छा आइडिया है, ऐसा हो सकता है ना, लोगों ने किया भी। गवर्नमेंट ने बोला लेकिन जिस दिन तुम दुकान बंद करेगा ना उस दिन डीम सप्लाई माना जाएगा, जितना भी स्टॉक है, जितना भी स्टॉक है उसका क्या माना जाएगा, डीम सप्लाई, मतलब बेच रहे हो आप ऐसे माना जाएगा, और जितना स्टॉक है उसके ऊपर का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसलिए आप साहब जब आप जीएसटीआर 9 भरोगे, क्या भरोगे आप, जीएसटीआर 9, वहां पे आईटीसी का बाइफरकेशन जाता है, इनपुट के ऊपर कितना है, इनपुट सर्विस के ऊपर कितना है, और कैपिटल गुड्स के ऊपर कितना है। ये इनपुट का डेटा अलग से इसलिए जाता है क्योंकि आगे जाके कभी ना कभी उसको रिवर्स करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास इनपुट के ऊपर का आईटीसी कितना है। ये सब स्टॉक क्या है, इनपुट है ना। स्टॉक को क्या बोलते हैं हम लॉ में, इनपुट बोलते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब लैपटॉप फर्नीचर वगैरह कैपिटल गुड्स, और सर्विस मतलब आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वगैरह उसकी फी, उसके ऊपर का आईटीसी। सर्विस का आईटीसी क्लोजिंग बैलेंस में नहीं हो सकता, सर्विस तो कंज्यूम हो गई ना, सीए को बांध के नहीं रखा है ना दुकान में आपने,
तो सीए की सर्विस क्लोजिंग बैलेंस में नहीं हो सकती, लेकिन रॉ मटेरियल क्लोजिंग बैलेंस में हो सकता है, फिक्स एसेट क्लोजिंग बैलेंस में हो सकता है। तो उसका रिवर्सल के कुछ रूल है आईटीसी के टॉपिक में, आगे जाके आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। समझा मैंने क्या बोला? तो ये देखो, ये क्या कर रहा है, अपना वाइंडिंग अप कर रहा है गुड्स का। जो भी गुड्स लेफ्ट इन द स्टॉक है उसको क्या मानता है गवर्नमेंट? डीम सप्लाई। लेकिन अमालगमेशन इसका एग्जाम एक्सेप्शन है। अमालगमेशन क्या होता है? ए लिमिटेड पूरी की पूरी टेकन ओवर हो जाती है बाय बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड वाइंडिंग अप हो जाती है ना, पहली कंपनी बंद हो जाती है, लेकिन स्टॉक किधर गया नहीं, स्टॉक नई कंपनी के पास गया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, एग्जम्प्ट होता है लॉ में, उसके ऊपर नहीं लगता। और कभी कभी फादर की डेथ हो गई, फादर चल बसे, फादर प्रोप्राइटर थे दुकान के, चल बसे, अब बेटा वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन बेटे को नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों? फादर का पैन अलग, बेटे का पैन अलग, तो फादर का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अलग, बेटे का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अलग। असेस ही बदला है लेकिन दुकान वही है, माल वही है। तो ये दो एक्सेप्शन है इसके, इस रूल के, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। रूल क्या है? दुकान बंद करोगे तो डीम टू बी सप्लाई माना जाएगा, और जितना भी स्टॉक पड़ा है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। ये समझ में आ रहा है? लेकिन अच्छा, ये जीएसटी लगता भी फाइनल रिटर्न में है साहब, इससे आप आगे का लॉ भी कनेक्ट करो। जब जीएसटी का आप कैंसिलेशन करते हो तो एक रिटर्न भरा जाता है, उस रिटर्न का नाम ही क्या है? फाइनल रिटर्न, ठीक है ना? तो फाइनल रिटर्न में सारा डेटा चला जाता है। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है दो चीजों में। कब कब कौन सी चीजों में? ट्रांसफर एज अ गोइंग कंसर्न, इसका एग्जांपल क्या? अमालगमेशन, ठीक है ना, मर्जर, ऐसे इसके एग्जांपल होते हैं। या कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरशिप इनटू कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी। मतलब खाली नाम और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, बिजनेस अभी भी वही है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर अंडर गोइंग कंसर्न, ठीक है ना। और बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन। ये कब होता है? डेथ हो गई किसी की घर में, और अभी डेथ होना जरूरी नहीं है, पापा रिटायर हो गए यार, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, पापा है अभी, लेकिन बेटे ने बिजनेस टेक ओवर करके चालू कर कंटिन्यू किया, सक्सेशन बोलते हैं हम उसको। रेंटिंग ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं है, लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। मैंने बोला ना अभी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप देते हो, लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो, तो टैक्स नहीं लगता, वो तो क्लियर है। वो कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में लिखा है, 7 सबसेक्शन 2। लेकिन फिर किसी ने बोला तो भाड़े पे देना मतलब ही वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी तो दे रहा है मुझको। मैंने बोला दादा चुना लगाने की जरूरत नहीं, इधर वो रेंट पे दे रहा है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ये प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस प्लेस एग्जांपल दे रहा है। रिलीजियस प्लेस मतलब मंदिर वगैरह में भी आपको रहने के लिए जगह मिलती है, शादी करने के लिए बहुत सारे लोग मंदिर का हॉल लेते हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। लेकिन आगे जाके एक एग्जम्पशन भी है, आप देख लोगे वहां पे जब जाओगे तो, ठीक है ना। वेंडिंग मशीन है, एटीएम लगाने के लिए आपने क्या किया है? जगह भाड़े पे दी है। वेंडिंग मशीन मतलब पता है ना, कॉइन डाल के जिसमें से चिप्स वगैरह बाहर आते हैं, एयरपोर्ट वगैरह पे होते हैं। आप पैसे डालो, उसमें 20 रुपए का नोट डालो, और 20 रुपए का कोई तो चिप्स, आप उसमें कोड लिखे होते हैं, 22 नंबर का कोड दबाओगे तो बिस्किट आएगा, 25 नंबर का कोड दबाओगे तो कोल्ड ड्रिंक आएगा, ऐसा कुछ भी उसमें रहता है अंदर, ठीक है, चॉकलेट्स वगैरह रहते हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विस, बताइए कंस्ट्रक्शन का क्या मैंने बताया? कंस्ट्रक्शन क्या है? सो गए कि सोर्स है? सोर्स है, क्योंकि इसमें दोनों बिल्डिंग मटेरियल भी जाएगा, सर्विस भी जाएगा, लेकिन कोई एक हमको बताना था। इन लोगों ने सोग बोला होता तो मैं बोलता देखो ये सोग है, इन्होंने सोर्स लिखा करके मैं चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहा हूँ? सोर्स है। अच्छा, बिफोर लॉ क्या होता था? बिफोर जीएसटी लॉ क्या होता था? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था, मतलब दोनों लॉ में उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी थी। कितना बुरा होता था बिल्डर के साथ, उसको सेम घर के ऊपर वैट भी भरना है और सेम घर के ऊपर सर्विस टैक्स भी भरना है, क्योंकि दोनों लॉ बोलते थे कि हमारा भी वैट लॉ स्टेट लॉ था, स्टेट वाले बोलते थे हमको तो टैक्स चाहिए बिल्डर से, और सेंट्रल लॉ वाले बोलते थे नहीं हमारा तो सर्विस टैक्स है। मतलब वो कंफ्यूज होता था, सर्विस वाले रपली मार के जाते थे, बोलते आपने जो किया वो सर्विस है। फिर 2 दिन के बाद वैट वाले आते, बोलते थे नहीं आपने जो किया वो गुड्स है। ये बोलता था तुम क्लैरिफाई करो ना कि गुड्स है कि सर्विस है। तो पुराने लॉ में वो क्लैरिफिकेशन नहीं था, ये प्रॉब्लम थी पुराने लॉ, इसलिए तो जीएसटी लाया गया। इसलिए जीएसटी में गुड्स का लॉ अलग, सर्विस का लॉ अलग नहीं, एक ही लॉ है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मुझे बाइफर्केशन करना पड़ेगा गुड्स क्या और सर्विस क्या। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन को क्या बना दिया? सर्विस, तो ये सर्विस है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट लिखा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब सर्विस नहीं मानी जाएगी। कब नहीं मानी जाएगी? वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ
कंप्लीशन सर्टिफिकेट। हेलो, एक कंप्लीशन मतलब बिल्डिंग बनने के बाद अगर तुमने पूरा पैसा दिया है, मतलब बिल्डिंग बनने के पहले आपने पैसे नहीं दिए थे, मतलब आपने बुकिंग नहीं की थी, मतलब आपने जो फ्लैट परचेज किया है वो आफ्टर कंस्ट्रक्शन किया है, तो मैंने आपको एकदम सिंपल सा लॉ ही याद रखने बोला ना, ये डेट है सीसी का। सीसी का मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट का। अगर बिफोर तुमने फ्लैट ले लिया तो जीएसटी लगेगा, आफ्टर अगर फ्लैट लिया तो जीएसटी नहीं लगेगा। इतना ही याद रखो, कंप्लीशन के पहले जीएसटी लगता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद जीएसटी नहीं लगता। कंप्लीशन के पहले जीएसटी लगेगा, ये कहां लिखा है? ये यहां लिखा है, इसको बोलते पैरा 5। इसको क्या बोलते? पैरा 5। ये क्लॉज बी है, पैरा 5 का क्लॉज बी। और ये कौन सा शेड्यूल चालू है? ये शेड्यूल 2 चालू है। अरे ये क्या चालू है? शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 कौन से सेक्शन में लिखा गया है? सेक्शन 7(1)(a). तो कहां लिखा है कि बिल्डर ने अगर बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर पैसे लिए तो टैक्स लगेगा? ये कहां लिखा है? तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के शेड्यूल 2 में पैरा 5B पे लिखा है। पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 7(1)(a) of CGST Act 2017 clarifies that if property is transferred before completion certificate, then GST will be applicable because it is considered as supply of service. ऐसे लिखने आना चाहिए आपको। आपको नहीं, आपको, आप तो ऐसे ही सुन रहे हो बस, बाकी तुम लोग देख लो क्या करना है इनका। राठी बिल्डर है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है यूनिट फॉर अग्रीड कंसिडरेशन 1.2 करोड़ पर यूनिट, 90 लाख पर यूनिट वर रिसीव्ड बिफोर इशू एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ओहो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले पैसे ले लिए, तो बताइए क्या होगा? जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में खाली कंस्ट्रक्शन नहीं आता, वो बता रहे एडिशन करना भी कंस्ट्रक्शन ही है। मतलब 2 फ्लोर पहले से थे, 1 फ्लोर और बांधा, वो भी क्या है? कंस्ट्रक्शन है। 3 फ्लोर पहले ही थे, अभी भी 3 फ्लोर ही है, लेकिन ऑल्टरेशन किया आपने। ऑल्टरेशन मतलब पूरा टाइल्स भी फोड़ के निकाला और नया टाइल्स लगाया, तो वो भी कंस्ट्रक्शन है। वो भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब पहले ये बाथरूम था आपका, ठीक है ना, इंडियन टॉयलेट था, अब आपको नीचे बैठने के लिए बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि मोबाइल लेके नहीं बैठा जा सकता, तो आपको वेस्टर्न टॉयलेट लगाना है। तो क्या किया उसने? इंडियन निकाला और वेस्टर्न लगाया। इसको क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट। या पुराना इंडियन निकाला, नया इंडियन लगाया, पुराना वेस्टर्न निकाला, नया वेस्टर्न लगाया। मतलब पहले भी उधर टॉयलेट ही था, अभी भी टॉयलेट ही, लेकिन पूरा का पूरा क्या किया उसने? रिप्लेस किया। इसको भी क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। रिमॉडलिंग, रिमॉडलिंग मतलब समझ रहा है ना, आपने यहाँ पे विंडो रखा था, बोलते यहाँ पे डोर चाहिए मेरे को। जहाँ पे किचन रखा था, वास्तु कंसल्टेंट आता, बोलता है कि आपका अग्नि गलत दिशा में, ठीक है ना। जिस दिशा में भगवान रखनी चाहिए थे, उस दिशा में आपने टॉयलेट बनाया हुआ है। तो जहाँ मंदिर है वहां टॉयलेट बनाओ, जहाँ टॉयलेट है वहां मंदिर बनाओ, जहाँ किचन है वहां बेडरूम बनाओ, जहाँ बेडरूम है वहां किचन बनाओ। इसलिए पहले ही घर बनाने से पहले ही वास्तु कंसल्टेंट को पूछ लेना चाहिए कि क्या किधर चाहिए। और एक बार बना लिया अगर तुमने, तो फिर कभी नहीं पूछना चाहिए कि क्या किधर होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने गलती से पूछ लिया उसके बाद क्या किधर होना चाहिए, तो तुमने वो ऐसा ऐसा तुमको बताएगा कि अभी तुमको तोड़फोड़ करनी ही है। और तुम बोलोगे कि जो उसको कैसे पता? तो जो जितने भी लोगों से मैं मिला हूं ना, सबकी जिंदगी में कॉमन प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना। तो आपको लगता है यार इसको कैसे मेरी जिंदगी के प्रॉब्लम पता? वो आएगा आपके घर में बोलेगा आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है। नहीं, बिजनेस बिजनेस व्यापार वगैरह सब सही चल रहा है, लेकिन पैसा जो आता है ना वो घर पे रुकता नहीं है। आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, क्योंकि आपका जो किचन है ना वो आग्नेय दिशा में नहीं है, वो नैऋत्य में है। तुझे पता है, तो नैऋत्य में भी अगर लगाएगा ना तो भी वो हरामखोर बच्चे सुनने वाले नहीं है। लेकिन फिर उसका अपना एक रोल होता है ना, कि यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तुमको नहीं दिख रहा वो नेगेटिव और पॉजिटिव कहाँ पे है। हाँ ठीक है, दिशा वगैरह देखनी चाहिए, लेकिन मुझे बताओ पूरा यूनिवर्स, पहले तो उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है वास्तु वालों का। वो बोलते हैं जहां से सनराइज होता है वो दिशा अच्छी होती है, जहाँ सनसेट होता है वो दिशा गलत होती है। साइंटिफिकली ना सनराइज होता है ना सनसेट होता है, सन उधर ही रहता है, तुम रोटेट करता है।
तो जब तुम्हारा पूरा साइंस ही उस सनराइज और सनसेट के ऊपर डिपेंड है, जो चीज हो ही नहीं रही है, प्लानिट उधर की उधर ही है, ठीक है ना, तो फंडामेंटली ये सब गलत है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक तो इनका सुनना है तो पहले अच्छे से सुन लो और वैसा ही करो अगर तुम्हारे मन में वो सब बातें हैं, या तो नहीं सुनना है तो तुमको कोई भी आके प्रूव भी अगर करके दिखाना, मशीन लगा के देख यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आ रही है और वहां वहां सर करके सोएगा तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो मानना नहीं है आपको। तो एक तो मानना है तो पूरा मानो, मतलब बनना है तो पूरा आस्तिक बनो, और नहीं बनना है तो पूरा नास्तिक बनो। ये बीच वाले जो लोग होते हैं ना, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो बीच वाला नहीं बनना है, ठीक है। आई एम ओके विद बोथ द एंड्स, आस्तिक बनो या नास्तिक बनो। आप बोलो सनराइज हो रहा है, मैं बोलेगा हाँ सनराइज हो रहा है। आप बोलोगे सनराइज बिल्कुल नहीं होता सर, उधर ही रहता है, मैं भी ठीक है, नहीं सर आज मुझे लग रहा है कि मैं आज जब सोया था आज रात को, तो जहां सनसेट होता है वहां मैंने सर करके सोया था, इसकी वजह से ना सर मेरी ना आज की नींद पूरी नहीं हुई है, या मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ऐसे भी आने थे, तो आज कैसे भी सोता ना तभी भी आने थे। वो पक्का है। हाँ, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर, ठीक है ना। आईपीआर कभी कभी टेम्पररी दिया जाता है, जैसे मैंने मूवी बनाई जिसका नाम काइट्स है, पता है उनको, ऐसी एक मूवी आई थी, ये बहुत ही घटिया मूवी थी, मैंने देखी नहीं क्योंकि घटिया थी, ऐसे मार्केट में आ गया न्यूज तो मैं देखूं क्यों। ऋतिक रोशन की मूवी थी, लेकिन वो मूवी में कुछ कुछ जो चीजें हैं वो फॉरेन लैंग्वेज में रिकॉर्ड की गई है और उसका ट्रांसलेशन नहीं डाला गया हिंदी में, मतलब डब करके डालना चाहिए था ना बीच में। ये तो वही बात हो गई कि आप जैपनीज मूवी देख रहे हो या स्पेनिश मूवी देख रहे हो, क्योंकि मूवी स्पेन में शूट हुई है तो लोग वहां पे स्पेनिश बात कर रहे हैं। और ऋतिक रोशन ज्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया में, मतलब बिहार में, यूपी में, वहां पे उसके क्रेजी लेवल के फैन है। अब बिहारी बंदा बेचारा मूवी देखने गया है काइट्स, जिसमें स्पेनिश बोला जा रहा है और उसको मजा नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? तुमको आएगा कि स्पेनिश में डायलॉग, बहुत अच्छा डायलॉग बोला लेकिन खाली स्पेनिश में बोला। तो इनको पता था कि ये मूवी नहीं चलेगी, प्रोड्यूसर को पता था, तो इसने क्या किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के सारे राइट ही ट्रांसफर कर दिए, परमानेंट सेल कर दिया। परमानेंट सेल कर दिया, वो सेल ऑफ गुड्स होता है, सोग होता है। लेकिन जहां पे मूवी हिट जाएगी हमको पहले से पता है, सलमान की मूवी है, शाहरुख की मूवी है, आमिर खान की मूवी है, पता है उसमें जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर को या जो थिएटर ओनर होते हैं उनको पूरा राइट नहीं ट्रांसफर करता कि ये लो आप मूवी ले लो, चली चली, आप चली तो आपका फायदा, नहीं चली तो आपका लॉस। वहां पे उनको पहले से पता है कि मूवी चलेगी ही चलेगी, तो 100% राइट नहीं देते, वो यूज करने का खाली राइट देते हैं कि ये मूवी आपके थिएटर में 1 हफ्ता रहेगी बस, दैट्स ऑल। उसके बाद आप प्ले नहीं कर सकते, ज्यादा प्ले करना है तो अगले हफ्ते का राइट फिर से आपको परचेज करना पड़ेगा। तो दिया तो उन्होंने मूवी का सीडी है ना, ऐसा सीडी वगैरह में डाल के दिया होगा आपको, तो जो दिया वो क्या है, गुड्स है, तो दिखता है गुड्स है, लेकिन इसको परमानेंटली दिया है कि खाली यूज करने दिया, टेम्पररी यूज करने दिया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, तो मैंने अगर कल मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी चालू की तो क्या मैं मैकडोनल्ड के ब्रांड का नाम का ओनर बन जाऊंगा? नहीं, मैकडोनल्ड ने मुझे यूज करने के लिए, वो नाम यूज करने के लिए क्या लिया होगा, मेरे से फ्रेंचाइज फी ली होगी। तो मैकडोनल्ड जो मुझे दिया वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो परमानेंटली ट्रांसफर नहीं की, वो टेम्पररी ट्रांसफर की गई है, ठीक है ना। पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री किस मतलब, पहले तो सॉफ्टवेयर कंपनीज के, बड़े बड़े कंपनीज के नाम बताओ अगर आपको आते हैं तो। इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री, पता है ना आपको? तो उनको नहीं, नारायण मूर्ति अंकल वगैरह बड़े बड़े लोग हैं। विप्रो करके नाम सुना है? विप्रो है। टीसीएस सुना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो है। इन्फोसिस सुना है? इन्फोसिस है। सत्यम महिंद्रा, महिंद्रम सत्यम, मतलब सत्यम स्कैम होने के बाद तो वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर में ही है। काइजन करके कंपनी है, वो भी सॉफ्टवेयर में ही है, बहुत बड़ी कंपनी है। एम्फासिस करके कंपनी, वो भी सॉफ्टवेयर में ही है। तो देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया।
ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े बात की है, ये तो ग्लोबल जायंट है। जैसे जैसे लोगों को गूगल फेसबुक पता है ना, वैसे हमारी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ग्लोबली फेमस है कंपनीज है। लेकिन उसके अलावा हजारों कंपनीज है हमारे इंडिया में जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद ऐसा तुम जब जाओगे टीसीएस के पास और बोलोगे सॉफ्टवेयर डेवलप करो, ऐसा पूड़ी में बांध के नहीं देंगे ना वो सॉफ्टवेयर आपको। सॉफ्टवेयर कैसे देंगे? किसी ना किसी हार्ड ड्राइव पे देंगे। तो आप जब लेकर आए वो हार्ड ड्राइव है, तो इन्फोसिस ने आपको क्या सेल किया? सेल ऑफ गुड्स किया कि सेल ऑफ सर्विस किया? बताइए। सेल ऑफ सर्विस किया ना, सप्लाई ऑफ सर्विस किया। क्यों? उस हार्डवेयर की प्राइस ज्यादा होती है कि उसके सॉफ्टवेयर, उसके अंदर के सॉफ्टवेयर की प्राइस ज्यादा होती है? सॉफ्टवेयर की प्राइस ज्यादा है। लेकिन आप जब लैपटॉप लेते हो, मोबाइल लेते हो, तो इसके अंदर पहले से ही इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं, पता है ना? तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर है। तो मोबाइल खरीदना मतलब क्या खरीदना? गुड्स खरीदना कि सॉफ्टवेयर खरीदना कि दोनों खरीदना? दोनों खरीदना। लेकिन फिर इसको कुछ तो बोलना पड़ेगा मुझको। सेल ऑफ गुड्स बोलना पड़ेगा या सेल ऑफ सर्विस बोलना पड़ेगा? कुछ तो एक नाम देना पड़ेगा ना। तो क्या दो? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे मोबाइल में और तुम्हारे मोबाइल में क्या फर्क है? हार्डवेयर का फर्क है कि सॉफ्टवेयर का? दोनों का। लेकिन मेन किसका फर्क है? मेन हार्डवेयर का फर्क है। इसका कैमरा, इसकी बैटरी, इसका स्क्रीन। राइट? देखो एंड्रॉइड तुम्हारे फोन में भी होता है, एंड्रॉइड 8,000 के फोन में भी होता है और एंड्रॉइड 80,000 के फोन में भी होता है। 8 और 80,000 में क्या फर्क है? खाली सॉफ्टवेयर का नहीं, सॉफ्टवेयर का भी फर्क है, लेकिन मेनली किसका फर्क है? आप सॉफ्टवेयर देख, तुम लोग ने, कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर देख के मोबाइल खरीदा है? मोबाइल खरीदने तो तुमको लड़कियां तो बोलते नहीं ये काला वाला नहीं, पिंक वाला दो। उनको ना हार्डवेयर समझता है ना सॉफ्टवेयर समझता है, उनको कलर समझता है। तो तुमने कभी भी सॉफ्टवेयर, अच्छा इसमें ऑक्सीजन है, ओके ओके ओके, वो लेटेस्ट अपडेट वाला, ओ या ओके ओके, आईओएस का ओके 3.0, अरे ऐसा तुम तो ना क्या बात करता है उधर। ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो कोई नहीं पूछता। तो कम से कम 100-150 सॉफ्टवेयर से ये चलता है, बट यू नेवर टेक डिसीजन ऑन सॉफ्टवेयर। मतलब तुमको सॉफ्टवेयर से घंटा फर्क नहीं पड़ता, कैमरा कैसा है, स्क्रीन कैसा है, कंपनी कौन सा है, उससे आप लेते हो। तो आप एक्चुअली गुड्स परचेस करते हो, जबकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है। लेकिन आपको पता है जब मोबाइल खरीदने जाते हो तो सॉफ्टवेयर ज्यादा मायने नहीं रख रहा है आपके लिए गुड्स ज्यादा मायने रख रहा है। तो लोग क्या बोलते हैं कि ये जो आपने सेल किया है वो सेल ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन जब मैं इन्फोसिस के पास गया और उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव में 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर दिया, तो वो पेन ड्राइव मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बाबा। वो 500, 1000, 2000 में आता होगा, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो। तो भी कैसे करेंगे, कैसे याद रखेंगे किधर गुड से किधर? अगर तुम्हारे लिए किसी ने कस्टमाइज करके चीज दी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्विस। कस्टमाइज करके दिया ना, तुमको जैसा चाहिए वैसा बना के दिया। और दुकान में रेडीमेड सीडी मिल रही है, कोई भी जाके खरीद सकता है वो सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस कोई भी जाके खरीद सकता है, सीडी में दिया है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है ना? उसको कैंड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कैंड मतलब समझता है? जो इसमें आता है ना, बियर किस में आता है? कैन में आता है। वैसे जो कैंड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, कैंड सॉफ्टवेयर मतलब मार्केट में सबके लिए अवेलेबल है। हाँ, आप जाओ दुकान में तो सॉफ्टवेयर इसकी दुकान में, कंप्यूटर की दुकान में जाओगे तो सॉफ्टवेयर की सीडी नहीं क्या ऐसे लटकाई होती है। अब बोलोगे अरे यार ये जरा सॉफ्टवेयर चाहिए था यार, दे दो जरा ये, तो वो लेके आ जाओ। आप सीडी में दे रहे हैं तो वो गुड्स का बिल बनाएगा, वो सर्विस का बिल नहीं बनाएगा। एचएसएन कोड लगाएगा वो, एसएससी कोड। लेकिन इन्फोसिस से जब आपको बिल आएगा तो एसएससी कोड लगाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि वो जो इन्फोसिस करता है उसको क्या बोलते हैं हम? डेवलपमेंट। आपके लिए उन्होंने क्या किया? डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। ये सारे वर्ड समझ में आए आपको क्या क्या है? नहीं समझोगे तो किसी आईटी वाले से पूछ लेना, ठीक है ना? कुछ करना कुछ सर्विस होता है और कुछ नहीं करना भी सर्विस होता है। कुछ करना सर्विस होता है मतलब आपने मेरे से कुछ काम करवा के लिया, मेरे से आपने ऑडिट करवा के लिया, उसके मैंने 5 लाख रुपए लिए, तो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? जब मैं ऑडिट कर रहा था तो मुझे आपके कंपनी में बहुत बड़ा स्कैम दिखा।
स्कैम देखती है, ऑडिटर का क्या काम है? गवर्नमेंट को बता देना कि इधर इस कंपनी में स्कैम चालू है, या कंप्लेन करना, जो भी है। मैंने बोला देखो सर, मैं तो ये रिपोर्ट में डालूंगा, मैं सबको बताऊंगा। कंपनी के डायरेक्टर्स ने बुलाया मुझको, और ऐसा एक सामने गन रखा और पैसा रखा, नहीं ये बुलेट है, ये वॉलेट है, यू चूज। क्योंकि उनको पता है भी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मार्केट में जाएगी तो कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। वो बोल रहे या तो अपने आप को बेच, या तो टाटा बाय बाय, समाज को आज ही करना है। मैं क्या करूँ बताओ, मैं ऑडिटर हूँ, क्या चूज करोगे आप? वॉलेट चूज करेंगे ना, बुलेट क्यों चाहिए उनको? मेरे को समाज से इतना भी प्यार नहीं है कि मैं जान दे दूं, और समाज में और भी तो लोग हैं ना मेरे अलावा, वो लोग कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। नहीं, मुझको कुछ दिखाई नहीं, मैं इमीडिएटली गूंगा बहरा होने की एक्टिंग कर सकता हूँ। ये है आवा है, मेरे को नहीं चाहिए भाई बुलेट, मेरे को पैसे दो, मैं लेके जाता हूँ। तो आज मैंने जो 50 लाख उनसे लिए, किस चीज के लिए? कुछ करने के लिए कि कुछ नहीं करने के लिए? तो ये क्या है? कुछ नहीं करना भी क्या है? कुछ करना है ना। तो सेल ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। कभी कभी कुछ नहीं करना भी करना होता है, और ये लोग उसके ऊपर भी टैक्स लेते हैं। मेरा कॉम्पिटिटर मुझको पैसे देके जाता है 2 करोड़ रुपया, मैं भी एकेडमी हूँ, कोई कॉम्पिटिटर भी एकेडमी है। वो बोलता है इस एरिया में आप अपनी ब्रांच ओपन मत करो, आप गडिंग्लज में हो, गडिंग्लज में ही रहो, आप कोल्हापुर में आके ब्रांच ओपन मत करो। करके कोल्हापुर का कोई एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो मुझे 2 करोड़ रुपया देती, क्योंकि ब्रांच ओपन क्यों करेंगे हम? पैसे कमाने के लिए। वो बोलते ब्रांच ओपन करोगे, पैसे कमाओगे, लेकिन उसके चक्कर में हमारा उधर मार्केट खराब हो जाएगा। एक काम करो, आप उस मार्केट में आओ ही मत, ये 2 करोड़ ले लो। मैं नहीं करेगा। ब्रांच ओपन करता और फिर एकेडमी चलाता तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता ही। अब मुझे पैसे मिल रहे ब्रांच ओपन नहीं करने के, तभी भी ये क्या है? जीएसटी डिपार्टमेंट पूछेगा 2 करोड़ क्यों मिले आपको? मैं बोलेगा काम नहीं करने का मिला। काम करेगा तो टैक्स भरेगा ना। डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है। इनएक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। समझ में आ रहा है? नहीं समझा तुमको? इनएक्शन इज ऑल्सो एन एक्शन। आज तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, ये क्या हो गई? दिस इज ऑल्सो एन एक्शन। आज तुमने पढ़ाई ही नहीं करने का डिसीजन लिया, तो रोज सुबह उठ के तुम्हारे पास हमेशा 2 डिसीजन होते हैं कि आज मैं पढ़ाई करूं या पढ़ाई नहीं करूं। आप ऐसे मत सोचो पढ़ाई करने का डिसीजन लेते हो तो ही वो एक्शन माना जाता है। तुमको तुम्हारे कर्म का फल मिलता है। तुम ये नहीं बोल सकते आज मैंने कुछ कर्म ही नहीं किया, ना अच्छा किया ना बुरा किया। अच्छा कर्म नहीं करना भी एक पाप कर्म है। समझ में आ रहा है? आज अगर कुछ नहीं करोगे तो आज का दिन, आज का टाइम, आज की एनर्जी आप लोगों ने वेस्ट की। और भगवान ने आपको ये जो टाइम, एनर्जी, बोलने की ताकत वगैरह जो दी थी, सोचने की ताकत दी थी, वो कुछ करने के लिए दी थी। और आज आपने उसको कुछ नहीं किया तो आपने जीवन नश्वर है। आप तो फिर उससे चाहे तो आप कीड़ा बन के पैदा होते हैं, और कीड़ा बन के पैदा होने, कीड़ा नहीं ऐसा धूप में सोता है कि मैं तो कीड़ा बन गया यार, अभी मैं क्या ही करूं, मुझको तो कोई कॉलेज की डिग्री नहीं लेनी। कीड़े को भी आप जमीन पे रखोगे ना, वो भी कुछ ना कुछ कहीं चलने का ट्राई करेगा, जबकि उसको पता भी नहीं कि आगे क्या है। एक जगह पे पड़ा नहीं रहेगा वो। मतलब एक कीड़े को भी समझता है कि मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ मुझे करते रहना पड़ेगा। खाली तुम ही हो जो अजगर के जैसे पड़े रहते हो जमीन पे। क्या यार, आज कंटाल आ रहा है, आज नहीं पढ़ूंगा। हाँ, प्रदीप को संडे क्या हो जाता है पता नहीं, जैसे ही संडे आ जाता है प्रदीप को कोमा लग जाता है, उसकी बॉडी हिल ही नहीं पाती वहां से। ऐसा हमको लगता है, पता नहीं वो कुछ और करता होगा उधर, उसके गन्ने के वगैरह खेत भी है। हाँ, खेत में जाता होगा, अरे अच्छे काम के लिए जाता होगा, ऐसे क्यों कर रहे हो? डोंट जज हिम। लेकिन कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है, प्लीज याद रखो। और उसका गवर्नमेंट टैक्स लेता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। इंग्लिश नहीं समझती इसलिए मैं पहले हिंदी में पढ़ाता है तुमको। तुमने अग्री किया कि मैं ये नहीं करूंगा, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। रिफ्रेन करना मतलब नहीं करना, किससे? एक्ट करने से। ऐसा तुमने अग्री किया और उसका पैसा लिया,
या मैं तुमको टॉलरेट करेगा, मैं तुमको टॉर्चर करेगा, तुमको टॉलरेट करना है। टॉलरेट करना मतलब सहना करना। बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू हो गया, कैसा चालू करते कंस्ट्रक्शन लोग, धाड़ धूड़ धीरे धाड़। अभी अपना लेक्चर चलेगा क्या इधर? नहीं, मैं करेगा गवर्नमेंट को फोन, पुलिस को फोन, बोलेगा ये क्या चालू है, ये मतलब मेरी जिंदगी में कुछ करूँ कि नहीं करूँ, मैं मर जाएगा ना, इतना कंस्ट्रक्शन करते हैं लोग। तो पुलिस आई, वो कंस्ट्रक्शन रुकवा दिया। फिर वो बिल्डर साहब आए मेरे पास, बोले काय प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला, काय परत सांगा. काय प्रॉब्लेम काय तुम्हाला, तुम्ही कंप्लेंट. मला ऐकायला येत नाही, हा प्रॉब्लेम आहे. माझ्या कानाची मदर प्लस सिस्टर इज इक्वल टू 1 झाली. ठीक है ना, तो ये जरा बंद करो. तो बोलते कि ठीक है आप कंप्लेन करते हो, अच्छा नहीं लगता, काम मेरा रुक गया, आवाज तो आएगा साहब, कंस्ट्रक्शन होगा तो. मैं बोलेगा तुम्हें कंप्लेन भी करेगा, बार बार काम आपका बंद कराएगा. तो उसने बोला एक काम करो, 50 लाख रुपए ले लो, आवाज आएगी, लेकिन 50 लाख रुपए आपको देता हूँ, क्या नहीं करने के, हाँ कंप्लेन नहीं करने के, और ये जो आवाज से जो आपको तकलीफ हो रही है ना, वो सहने के, टॉलरेट करने की. उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जीएसटी लगा रहा है. मतलब टॉलरेट मैं करूं, गवर्नमेंट बोलता है हमारा 18% तो बनता है ना. तो वो ले लेते, ठीक है ना. टू एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट. एक केबल ऑपरेटर है सखाराम, उसने आत्माराम के साथ बात किया कि देख ये एरिया में मैं केबल नहीं लगाएगा, क्योंकि केबल वालों में कंपटीशन बहुत टफ होता है. ठीक है ना, आपके यहाँ पे अगर एक कंपनी का केबल है तो उसी कंपनी का मिलेगा. आपके बाजू के एरिया में बहुत अच्छी केबल लाइन चलती है, लेकिन वो उसको बोलोगे ना मेरे यहाँ पे तू लाइन डाल, तो बोलेगा नहीं नहीं हमारा नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट हुआ है, मतलब मैं उधर नहीं आएगा, वो इधर नहीं आएगा, ऐसा रहता है. आप कभी कभी दुकान पे जाते हो तो आपको देखो, अगर मिलेंगे तो सारे पेप्सी को ही प्रोडक्ट मिलेंगे, कोको कोला का उस दुकान में एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. ठीक है ना, और कोक की दुकान में जाओगे, मतलब जहाँ पे कोक के प्रोडक्ट मिल रहे हैं वहां पे सारे कोक की ही प्रोडक्ट मिलेंगे, जबकि दोनों की प्रोडक्ट सेम है. पता है ना आपको, पेप्सी और कोक, मतलब ब्लैक कलर का ड्रिंक उनका सेम है, व्हाइट कलर का इनका स्प्राइट है, उसका पेप्सी वालों का व्हाइट क्या है, 7 अप है. ठीक है ना, इन लोग का माउंटेन ड्यू है, वैसा उनका भी कुछ है. इनका लिम्का है, उनका लेमन फ्लेवर का भी 2 अलग अलग है. नींबूज है, उनका नींबूज है. इनका लिम्का है, उनका नींबूज है. इनका मिरिंडा है, उनका मतलब ऑरेंज कलर के भी 2 है. इनका माजा है, उनका स्लाइस है. मतलब आपको मैंगो पीना है तो आपने माजा मंगाया तो आपको स्लाइस ही लाके देगा, क्योंकि उसके दुकान में माजा मिलेगा ही नहीं. समझ में आ रहा है. आपने अगर थम्सअप मंगाया तो आपको पेप्सी लाके देगा, क्योंकि उधर थम्सअप है ही नहीं. हाँ, कोई कोई बड़ा व्यापारी होता है जिसकी दुकान में दोनों होता है, तो वो निगोशिएशन की बात होती है. सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिटेड इन द इवेंट ऑफ कैंसल ऑफ टूर पैकेज बाय द कस्टमर. क्या हुआ, आपने किधर का तो हनीमून पैकेज बुक किया था, फिर जिसके साथ हनीमून करना था वो किसी और के साथ हनीमून पे चली गई, तो अभी आपका हनीमून पैकेज कैंसिल करना पड़ेगा. तो आपने फोन करके बोला साहब वो जो पैकेज था ना बुक किया था मैंने, कैंसिल करना है. तो टूर ऑपरेटर बोलता है सर 10 लाख का पैकेज था, एक काम करो 2 लाख में मेरी फी लेता हूँ, 8 लाख रुपया आपको रिटर्न देता हूँ, क्योंकि कैंसिल मुझको तो कैंसिलेशन का फी लगाना पड़ेगा ना. तो अभी टूर पे नहीं जा रहे हो उसका पैसा ले रहा है. टूर पे जाते तो जीएसटी तो ले ही लेता. अब तुम क्या कर रहे हो, टूर पे नहीं जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, करके वो पैसे लगा रहा है, तो वो भी टैक्सेबल है. ओके, पैसे नहीं लेता तो रिटर्न दे देता सारे पैसे, तो नहीं होता. कंसिडरेशन नहीं होता तो सप्लाई होगा ही नहीं. वो तो 7(1) में हमने क्लियर कर लिया है. ठीक है ना, बाजू वाले भैया आके गए, बोला टॉलरेट करो ना, थोड़े दिन 2 दिन आवाज होगा ना, क्या क्या प्रॉब्लम है. हाँ, और मैं अग्री हो गया तो मेरे पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि क्या नहीं दिया उन्होंने मुझे, कंसिडरेशन नहीं दिया. वही अगर मुझको कंसिडरेशन देंगे तो आपका ओरिजिनल याद रखना है पूरा लॉ. इधर हम क्या सप्लाई और क्या सप्लाई नहीं है उसकी बात नहीं कर रहे. सप्लाई इस्टेब्लिश हो चुका है, मतलब वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है, फॉर अ कंसिडरेशन है. तुम किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो, बोलो तुमको हाँ नहीं बोल रही है, तुम बोलते मैं तुझको 5 लाख देगा, अब उसने हाँ बोल दिया, अब तुम पूछोगे ये सप्लाई ऑफ सर्विस है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, मुझे क्या मालूम उसने तुमको क्या दिया. इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि तुमको प्यार करना उसको उसका बिजनेस नहीं है. आई होप यू अंडरस्टैंड. और बिजनेस होगा तो मैंने पहले ही बताया है. यू आर इन द रॉन्ग हैंड. ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स और एनी फॉर एनी पर्पज. भाई कुछ मशीनरी आपने भाड़े पे लाई है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस ही है. वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बता ही दिया आपको. वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
अरे वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना, लेबर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ना, तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस ही है, ठीक है ना। उन्होंने वो भी किया है बिल्डिंग का, फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन कंप्लीशन इरेक्शन इंस्टॉलेशन फिटिंग आउट इंप्रूवमेंट मॉडिफिकेशन रिपेयर मेंटेनेंस रिनोवेशन ऑल्टरेशन कमीशनिंग, ऐसा दुनिया भर का उन्होंने बोला है, ठीक है ना। फिर लास्ट वाला, सर्विस बाय वे पार्ट, सर्विस बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन रिलेशन इन एनी अदर मैनर व्हाट्सओवर ऑफ गुड्स। तो सप्लाई किसका हुआ है? ये सब बाकी का छोड़ दो, सप्लाई किसका हुआ है? गुड्स का हुआ है। सप्लाई किसका हुआ है? गुड्स का। बीइंग फूड, लेकिन वो गुड्स क्या है? फूड है। या एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या फूड नहीं है तो एक ऐसी चीज है जो एक इंसान खाता है, पता नहीं क्या होता है, वो बोले या तो वो फूड है, और अगर वो फूड नहीं है तो कुछ ऐसी चीज है जो ह्यूमन कंज्यूम करता है। कंज्यूम करता है, खाता है मतलब ऐसा चबा के खाना जरूरी नहीं है। हमारे एक साहब आज नहीं है, उनको पूछते तो हुक्का का एग्जांपल देते आपको, ठीक है ना। आप हुक्का बार होते, पता आपको? आपको नहीं पता ना, जो नहीं है उनको पूछना था आपको। कौन नहीं है आज? गेस करो। नहीं नहीं, अरे मयूर तो ठीक है, अरे सागर पकड़ पाए, आप पकड़ पाए, ठीक है ना। तो सागर आज नहीं है, नहीं तो सागर बताता ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो खाई नहीं जाती लेकिन कंज्यूम की जाती है। या एनी ड्रिंक, पहला उन्होंने बोला या तो ये फूड या ऐसी चीज जो कंज्यूम की जाती है लेकिन फूड नहीं है, या एनी ड्रिंक। अब ड्रिंक में क्या क्या आता है? दो टाइप के ड्रिंक होते हैं टेक्निकली, सॉफ्ट एंड हार्ड, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है ना। हार्ड ड्रिंक मतलब अल्कोहल, हार्ड जिसमें अल्कोहल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड ड्रिंक बोलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक मतलब नॉन अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मतलब शरबत वगैरह ऐसा कुछ, तो जूसेस वगैरह। हार्ड और सॉफ्ट मतलब ऐसे मतलब समझना दुकान में जाने के बाद, हार्ड मतलब ऐसा ऐसा देंगे, पत्थर जैसा बना के देंगे। और सॉफ्ट मतलब ओहो मऊ है, वो वाला नहीं है। अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक को बोलते हैं। और हॉट एंड कोल्ड तो पता ही है आपको, वुड यू लाइक टू टेक हॉट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक, मतलब आपको चाय कॉफी वगैरह ऐसा कुछ चाहिए या नींबू शरबत कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला वेदर अदर देन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बोलते ड्रिंक में से पहले दारू बाहर निकाल दो, दारू की बातें हम नहीं करते, हम जीएसटी वाले लोग हैं। दारू का और हमारा बिल्कुल नहीं चलता, जीएसटी का 1 रुपया भी दारू से नहीं आता, क्योंकि दारू के ऊपर वैट लगता है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जिसका बार एंड रेस्टोरेंट है तो उसका रजिस्ट्रेशन किस में होगा? वैट में होगा, ठीक है ना। तो वैट लगाएगा, वैट लगाएगा लोगों की, लेकिन जीएसटी नहीं लगाएगा, ठीक है ना। वेयर एनी सच सप्लाई, ऐसा सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर कैश डेफर्ड पेमेंट एंड अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, मतलब कुछ नहीं, पूरा का पूरा एक लाइन में देखो तो रेस्टोरेंट सर्विस की बात कर रहे हो, दारू छोड़कर। इसको क्या बोलूं? सप्लाई ऑफ गुड्स है वो बता रहे, लेकिन इसको क्या बोला उन्होंने? बोलते सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, लेकिन मानो कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये समझा आपको? मैंने इतना सब समझा फटाफट, ठीक है। आपने अगर कुछ नहीं किया, जैसे गवर्नमेंट का आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि मैं ब्रिज 1 साल में बना के दे दूंगा, और आपने 1 साल में नहीं बना के दिया, तो डिपार्टमेंट आपके ऊपर क्या लगाता है? लिक्विडेटेड डैमेज या कॉम्पेंसेशन लगाता है या पेनाल्टी लगाता है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ। आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसका आपको पेनाल्टी लगाता है। आपने बोला था कि आपने 3 दिन में गुड्स डिलीवर करोगे, लेकिन 5 दिन लग गए, अब 2 दिन का मैं आपके ऊपर पेनाल्टी लगाऊंगा, तो आपका इन एक्शन में टॉलरेट कर रहा हूं, आपका नॉन परफॉर्मेंस में सह रहा हूं, उसके लिए मैं आपके ऊपर पेनाल्टी लगा रहा हूं। वो पेनाल्टी टैक्सेबल है। वो पेनाल्टी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस बोलू कि सप्लाई ऑफ गुड्स बोलू? तू मुझको गुड्स देने वाला था 3 दिन में, वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही है। तूने लेट किया 2 दिन करके, मैंने तेरे पर पेनाल्टी ठोकी, अब वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि अभी वो गुड्स की बात नहीं, गुड्स तो अलग है, गुड्स का पैसा तो मैं तुझको देगा, ठीक है ना। और तेरे से मैं पैसे लूंगा किस चीज के? क्योंकि तूने गुड्स मुझको डिले दिया है, लेट दिया है। डिलेड कंसिडरेशन के ऊपर क्या लगता है? सर्विस लगता है, क्योंकि उसको टॉलरेट का वगैरह वो बात कहते हैं। हाँ, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट का भी उन्होंने एग्जांपल दिया है, अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन वगैरह बोला है, बहुत कुछ लिखा है। बड़े अच्छे लोग हैं, लिखते बहुत कुछ है लोग। एक उन्होंने क्या क्या एग्जांपल दिया, डैमेज रिलेटिंग टू डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, नेग्लिजेंस,
पायरेसी, अनऑथोराइज यूज ऑफ ट्रेड नेम, कॉपीराइट, मैंने किसी का कॉपीराइट यूज किया, मैंने इधर गढ़ीगलत में मैकडोनल्ड लगा दिया उनको बिना पूछे, बाद में उन्होंने मेरे पे 1 करोड़ का पेनाल्टी लगाया। अब वो 1 करोड़ के पेनाल्टी के ऊपर मैं टैक्स भरूंगा कि नहीं, जीएसटी लगेगा कि नहीं, लेकिन वो मेरे को सर्विस नहीं दे रहे, बिना पूछे मैंने उनका नाम यूज किया, बिना पूछे उनका नाम यूज किया, उसकी मेरे पे पेनाल्टी लगा रहे, तो मेरी एक्शन को वो टॉलरेट कर रहे, सह रहे हैं, और उसका पेनाल्टी लगा रहे, टैक्स लगेगा उसके ऊपर। पेनाल्टी स्टिपुलेटेड इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलेड कंस्ट्रक्शन, हाउस लेट कंस्ट्रक्शन हुआ तो पेनाल्टी लगती है। फोर फीचर ऑफ अर्न्स मनी बाय द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एन अग्रीमेंट, सेल ऑफ, अपने टोकन दिया था मेरे को, टोकन समझता है, टोकन विड़ा, क्या पता क्या बोलते इधर क्या बोलते हैं, आपने बोला मैं आप मेरी लैंड लेके जाओगे 1 लाख रुपए में, 1 लाख आपने मुझको दिया और बोला 1 करोड़ की जमीन है, 2 महीने में मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगा, 2 महीने बाद आते बोलते ना माझ्या बायकोला ती जमीन आवडली ना मी घेणार में, तो 1 लाख रुपया दिया था, मैं क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया, मतलब बोला निकल अभी, तो 1 लाख रुपया जो है वो क्या है, उसके ऊपर जीएसटी मुझे भरना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यों भरना पड़ेगा, मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, क्या टॉलरेट कर रहा हूँ, तुम्हारा नॉन परफॉर्मेंस, अरे ठीक है जाने तो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता तो पागल हो जाओगे तुम। हाँ, कोई वायलेशन ऑफ लॉ किया आपने, मतलब कोई कानून तोड़ा, तुमने सिग्नल तोड़ा, जीएसटी डिपार्टमेंट, सॉरी आरटीओ डिपार्टमेंट तुमको 500 रुपए का पेनाल्टी लगा रहा है, तो बोला कि बस क्या भाई 500 रुपए लेगा, 18% जीएसटी भी ले, पेनाल्टी है ना, आपने टॉलरेट किया मेरा सिग्नल तोड़ना। अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था तुमने आरटीओ के साथ कि मैं सिग्नल तोड़ेगा, फिर तू उधर खड़ा रहना, फिर पेनाल्टी लगाना, सर्विस नहीं दे रहे हो तुझको कुछ, समझ में आ रहा है आपको, कोर्ट फी है, कोर्ट ने आपको पेनाल्टी लगाई, आरओसी की फी है, आरओसी की फी के ऊपर कभी आपने जीएसटी भरा, जीएसटी की पेनाल्टी लगती है, जीएसटी लॉ में जीएसटी की पेनाल्टी लगता है, जीएसटी अगर आपने टाइम पे नहीं भरा तो क्या लगती है, पेनाल्टी लगती है, पेनाल्टी के ऊपर जीएसटी लगा देंगे, जीएसटी नहीं भरा करके पेनाल्टी लगाई, आप पेनाल्टी लगा रहे थे उसके ऊपर जीएसटी लगा दो, तुमने कानून तोड़ा है, कोई सेवा नहीं ली है गवर्नमेंट की, तो उसका जो पेनाल्टी भरते हो, ब्रीच ऑफ लॉ, एक होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है ब्रीच ऑफ लॉ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना, दोनों म्यूचुअल कंसर्न में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तोड़ना, उसकी पेनाल्टी के ऊपर जीएसटी लगता है। ब्रीच ऑफ लॉ, कानून तोड़ा है तुमने, गवर्नमेंट पेनलाइज कर रहा है, उसके ऊपर 18% जीएसटी गवर्नमेंट नहीं देता, ठीक है ना, तो लॉ तोड़ के चले जाओगे जीएसटी भरने। लेट पेमेंट के ऊपर बात करेंगे, बहुत बड़ा डिस्कशन है लेट पेमेंट के ऊपर। कैंसिलेशन चार्जेस के वगैरह के ऊपर जीएसटी लगती है, आपने एयरलाइन बुक किया, एयर टिकट बुक किया, बाद में कैंसिल किया, 1000 रुपए का आपको फाइन लगा, क्या है, ब्रीच ऑफ लॉ है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ, अरे मैंने फ्लाइट बुक की और बाद में मैं गया नहीं, मैंने कैंसिल किया, वो लोग ने 1000 रुपया डिडक्ट किया, तो क्या लगाएंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हम लोगों ने कर ली, छोटी छोटी बातें फिर कभी करेंगी, वो कुछ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलते हैं यार, वो कर लिया करो।